So, hello and very welcome to the class. So let's start with the class. हमने क्या किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में. So हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, राइट. सो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि किस किस तरीके से हम लोग एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट मेथड था दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, उसको हमने ऑलरेडी कल कवर कर लिया था. तब हम आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है. तो इसमें एक मेथड था जिंक डाइल्यूट वाला जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था. और नेक्स्ट था विद सोडियम एंड ड्राई ईथर जिसको हमें आज करना है, ठीक है. तो चलो फटाफट देख लेते हैं. तो सबसे पहले इसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं. तो क्या किया था एल्काइल हैलाइड वाले केस में कि हमने मान लो ये एल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl और उसको जैसे ही ट्रीट किया Zn, ठीक है, जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, तो हम लोग को क्या मिल गया था बेटा CH4 प्लस ZnCl2 हम लोगों को मिल गया था देखने को, ठीक है. तो यहाँ फॉर्मेशन हुआ था. उसी तरीके से अगर आप मान लो प्रोपेन क्लोराइड लेते, क्लोरोप्रोपेन, और आप ट्रीट करते तो आपको प्रोपेन मिल जाता. क्या मैकेनिज्म है इसका, किस तरीके से ये रिएक्शन होता है बेसिकली. तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं. तो यहाँ से पहले तक हम लोगों ने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था, है ना. चलो. तो देखो बेटा यहाँ पे जिंक HCl इन सबका क्या क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, तो सबको बड़े ध्यान से समझना है. सबसे पहले आता है हमारा जिंक. जिंक क्या करता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है. जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 का फॉर्मेशन करता है. और हमें पता है ये जो अल्काइल हैलाइड है दैट इज RX, मतलब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि CH3Cl है. ये CH3Cl क्या करता है, उसी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. तो एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा बेटा, एक बन जाएगा CH3 का फ्री रेडिकल, मतलब नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास. उसी तरीके से बेटा एक यहाँ पे क्लोरीन के पास आ गया, एक किसके पास आ गया है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज. दो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक CH3 ने एक्सेप्ट किया और एक क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया. उसके बाद से जैसे ही इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, HCl है ना, तो HCl का काम क्या है, H+ देना. तो जैसे इसको H+ के साथ ट्रीट करते हैं ये CH4 बच जाता है. तो ये था पूरा मैकेनिज्म हमारा. किसकी मैकेनिज्म, ये हमारा मैकेनिज्म था कि ZnCl2 और HCl के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं तो हमें एल्केन मिलता है, ठीक है. यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है जो आप सभी को याद रखना है, वो क्या है बेटा कि अल्काइल फ्लोराइड, जैसे मैंने CH3Cl ले लिया, CH3Br भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या कह रहा हूँ यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड जो है RF दैट इज CH3F कैन नॉट बी रिड्यूस्ड यूजिंग जिंक डाइल्यूट HCl. क्यों, बिकॉज जो CF बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो एक चीज बता दूं आपको, ये CF बॉन्ड है, उसके बाद से ये CCl बॉन्ड है, फिर ये CBr बॉन्ड है, और ये बेटा CI बॉन्ड है. तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हो ना, हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये बॉन्ड बड़ा होता जाता है और वीकर भी होता जाता है. तो ये सबसे ज्यादा वीकर बॉन्ड होगा, है ना. तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है, वो बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होता है ना, तो जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो कम होता है, वीकर होने लग जाता है, ठीक है. तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीकर होगा और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है. इसीलिए CF बॉन्ड C और F अलग अलग होंगे ही नहीं. जैसे यहाँ पे CH3 और Cl अलग अलग हो गए ना, ये CH3 और F नहीं होते अलग अलग. इसीलिए बोला है कि अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग जिंक डाइल्यूट HCl बिकॉज CF बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और कोई पूछे स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो बता सकते हो क्योंकि उनका साइज बॉन्ड लेंथ छोटा है. तो छोटा बॉन्ड लेंथ होने के चलते वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है. क्लियर है ये चीज, ठीक है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट. नाउ अब नेक्स्ट देखो वुड्स रिएक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वुड्स रिएक्शन. तो ये भी वही है, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है, लेकिन अब की बार रीजेंट बदल दिया. रीजेंट क्या लिया हम लोगों ने, अब रीजेंट लिया है हम लोगों ने यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर, राइट. तो हम लोगों ने सोडियम और ड्राई ईथर को रीजेंट की तरह यूज करेंगे अब हम लोग. तो सोडियम और ड्राई ईथर हमारा एज अ रीजेंट यूज होने वाला है. तो चलो देखते हैं फटाफट कि क्या कहानी है भाई इसकी, जरा इसको भी देख लेते हैं. तो देखो, या सो ये है हमारे पास RX. इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि मान लो हमारे पास है CH3, CH2 और Cl, ठीक है. इसको क्लोरोइथेन बोल सकते हो आप. तो हमारे पास क्या है, क्लोरोइथेन. तो मान के चलो कि हमारे पास है क्लोरोइथेन. इस क्लोरोइथेन को जैसे ही हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, तो जैसे इस क्लोरोइथेन को हम लोग ट्रीट करते हैं बेटा सोडियम के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम. ध्यान क्या रखना है कि जैसा आपने इधर लिया है ना क्लोरोइथेन, एज इट इज एक और मॉलिक्यूल लेना है इसका, यानी 2 मोल लेने हैं इसके. कितने मोल लेने हैं बेटा, 2 मोल लेने हैं. किसके, क्लोरोइथेन के. तो याद रखना क्लोरोइथेन के हमें 2 मोल लेने
हैं। ये एकदम दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि क्लोरोइथेन के यहाँ पे 2 मोल हम लोगों को लेने हैं। तो देखो ये हो गया CH3CH2Cl, डन। ये हो गया हम लोग का 2Na। सेम टू सेम एक ऐसा और ले लो, ClCH2CH3। तो एक और ले लिया ClCH2 और CH3। क्लियर है? तो एक और मोल ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ, क्या है, तो प्रेजेंस है Na, तो लिख ही दिया, और ड्राई ईथर है। एक क्या है बेटा, ड्राई ईथर। अभी यू पता करेंगे थोड़ी देर बाद कि ड्राई ईथर का यूज क्या है यहाँ पे, हम क्यों ड्राई ईथर को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग ड्राई ईथर इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो होगा कुछ ये कि ये CH3CH2Cl हो गया प्लस 2Na हो गया। जैसे ये रिएक्शन होगा, अभी के लिए समझा रहा हूं, ये 2NaCl यहाँ से निकल जाया करेगा। क्या निकल जाया करेगा बेटा, 2NaCl। तो 2NaCl बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या मिला, CH3CH2CH2CH3, यानी हमने क्या बना दिया, ब्यूटेन। तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ब्यूटेन का, याद रखना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास ब्यूटेन का, तो दिस इज ब्यूटेन, ब्यूटेन, डन। तो यहाँ पे हम लोग का ब्यूटेन का फॉर्मेशन देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पे ब्यूटेन बन रहा है। क्लियर है ये चीज कि ब्यूटेन देखने को मिला, एन ब्यूटेन बन गया हमारा यहाँ पे। चलो उसी तरीके से यहाँ पे बाहर क्या निकला है, तो बाहर निकला है 2NaCl। बाहर क्या निकल गया, 2NaCl। तो आप समझ गए, अगर आपको कोई मतलब 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड देगा तो उससे 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर कोई 4 का देता तो 8 का बनता, 8 का देता तो 16 का बनेगा। अभी बताऊंगा मैं कि ऑड नंबर क्यों नहीं लेते हैं। अगर हम ऑड नंबर लेंगे, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। हमें अल्काइल हैलाइड हमेशा ऐसा लेना है कि प्रोडक्ट हमारा क्या बने, इवन बने, यानी हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन बनते हैं। ऑड नंबर ऑफ एल्केन क्यों नहीं बनते हैं उसकी डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है, कि उसमें मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है। तो ये वुड्स रिएक्शन क्लियर है क्या, कि क्या करना है आपको, CH3CH2Cl और उसको ट्रीट करना है 2 सोडियम के साथ, 2NaCl निकल जाएगा और ब्यूटेन बन जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे ये बताओ, अगर मान लो सिर्फ मैं तुम्हें ये दे दूं, CH3CH3, ठीक है, और ये है CH2Cl, और इसको मुझे ट्रीट करना है बेटा सोडियम के साथ, 2Na के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा बस, और बोलेगा बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनना चाहिए यहाँ पे और क्या बनेगा, बनना क्या चाहिए और बनेगा क्या, जो भी आप लोग के दिमाग में आ रहा है बताओ। कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया उसी स्टेप को फॉलो करके बताओ। बताओ बेटा। देखो सबसे पहला तो काम क्या करोगे तुम लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सेम टू सेम ऐसे मॉलिक्यूल को 2 ले लो, एक CH3 लिया, CH लिया, ये CH3 है ही, एक और CH2 है और एक Cl है। ऐसा एक मॉलिक्यूल सेम टू सेम और ले लो, यानी यहाँ 2Na है ना, तो आपको 2 Cl भी तो चाहिए, यानी सेम टू सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल ले लो, यानी Cl, CH2, CH, CH3 और CH3, सेम टू सेम ऐसा मॉलिक्यूल हम लोगों ने ले लिया। क्या होगा, ये 2NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, ये 2NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये 2NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचा, जल्दी बोलो। तो ये बचा होगा CH3, CH, यहाँ रहा होगा CH3, ये है CH2, फिर आ गया है CH2, फिर हो गया होगा CH, यहाँ लगा हुआ है CH3 और CH3, मतलब क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2,5, ठीक है। क्या बन रहा है बताओ जल्दी, 2,5, तो दैट इज 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, क्लियर है, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन नेमिंग तो बता ही रखी है आप लोगों को। तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हमें हमेशा वुड्स रिएक्शन को कंसीडर करना है। तो जब भी वुड्स रिएक्शन आएगा आप लोगों के पास, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया है।
क्यों नहीं ले बनाते हैं ऑड नंबर का, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। अब एक बार मुझे यहाँ तक कंफर्म कर दो सभी लोग कि ये चीज समझ आई या नहीं आई, या एक बार और बताना है, जल्दी से बता दो यहाँ तक बेटा फटाफट। यहाँ तक कंफर्म करो जल्दी। यस सर, आ गया समझ। चलो वेरी गुड बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके मैकेनिज्म वगैरह को भी समझाता हूँ। तो इसका देखो मैकेनिज्म कैसे है ना। तो टू पैरेलल मैकेनिज्म है, मतलब दो मैकेनिज्म इसके लिए हम बोले जाते हैं। मैकेनिज्म में क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगे कि रिएक्शन हो कैसे रहा है एक्चुअली। एक तो होता है ऐसे समझना कि हाँ भाई ये दो NaCl निकल गया और ये बन गया, और एक होता है इसका पूरा कि किस तरीके से हुआ होगा, इसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ है। तो अगर मैकेनिज्म आप लोगों को पता लग जाता है ना, तो थोड़ा हेल्पफुल मिलता है बाकी रिएक्शंस को देख के भी, कि आइडिया लगा सकते हो कि क्या मैं इसमें भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या। तो ऐसे थोड़ा हिंट मिल जाता है आप लोगों को। तो चलो एक बार देखते हैं फटाफट कि क्या मैकेनिज्म है इसका, किस तरीके से आ रहा है ये पूरा। तो अगर मैं बात करूं इसके दो मैकेनिज्म की, तो एक को बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज्म और एक को बोलते हैं आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक है हमारा रेडिकल मैकेनिज्म और एक है हम लोगों का आयोनिक मैकेनिज्म। तो दोनों मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कहना चाहता है ये दोनों मैकेनिज्म। तो अगर मैं रेडिकल मैकेनिज्म की बात करूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सोडियम है, तुम सबको पता है कि सोडियम की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ हो जाए, क्योंकि स्टेबल हो जाता है ना। 281 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना लूं। तो सोडियम ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने का चाहा बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का चाहा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na+ बन गया। अब जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा RX, जो अल्काइल हैलाइड था। CH3Cl हो सकता है, CH3CH2Cl हो सकता है, कुछ भी। तो मैंने कॉमनली RX लिख दिया। RX का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, CH3 CH3 CH2 कुछ भी, और X का मतलब कोई हेलोजन होगा। तो उसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, तो एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हमारे लिए फ्री रेडिकल का। ठीक है, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं बेटा, पहले ही बताया था। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे कार्बन कार्बन ये बॉन्ड है, तो इस एक बॉन्ड में तुमको पता है ना कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं ना दोनों, तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये RX में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मिलने के चलते क्या हुआ है, एक, मतलब टोटल क्या हुआ, देखो R और X जो है, RX अगर मैं बात करूं CH3 और X की जगह Cl ले लूं, तो हमें पता है Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये बेईमानी करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, तो CH3 पे तो कमी आ गई ना, क्योंकि और दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्यों ले रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसलिए ले रहा है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि ये क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए क्लोरीन पे पता है कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। एक्स के ऊपर देखो मैं नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ, इसका मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, CH3 का, जो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन था ना, ये खुद लेके चला गया बेचारा। तो अब तो CH3 के पास गड़बड़ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो उसी लिए वहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, ये जो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके द्वारा यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके यूज से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल का एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो याद रखना ये कि फ्री रेडिकल का हमारा फॉर्मेशन हुआ। डन। तो देखो अब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये भी हाईली अनस्टेबल है, ये भी हाईली अनस्टेबल है। अब क्या करेगा, आर का एक फ्री रेडिकल, ऐसा ही RX के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हुआ होगा, समझ रहे हो, क्योंकि RX के दो मॉलिक्यूल है ना, और सोडियम भी दो है। तो दोनों सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और यहाँ पे आर का फ्री रेडिकल और आर का फ्री रेडिकल मिल गया होगा आपस में। तो दोनों ने आपस में मिलकर बॉन्ड बना दिया, और इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का। ये समझ आया क्या कि एल्केन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। बताओ एक बार जल्दी। समझ आया ये एल्केन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे ये एल्केन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला कि हाँ भाई ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब एक दूसरा मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं आयोनिक मैकेनिज्म के नाम से लोग जानते हैं। कि क्या है भाई ये आयोनिक मैकेनिज्म, जरा इसको भी समझा दो। तो ये आयोनिक मैकेनिज्म क्या कहता है, इसको देखो एक बार। तो अकॉर्डिंग टू दिस आयोनिक मैकेनिज्म ये कहता है कि मान लो हमारे पास दो Na है, दो Na के मॉलिक्यूल हैं। तो दो Na ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, RX जो था अल्काइल हैलाइड,
उसने उस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आर नेगेटिव और एक्स नेगेटिव बना दिया, और ये आर नेगेटिव ने दोबारा रिएक्ट किया अल्काइल हैलाइड के साथ। देखो दोबारा समझाता हूँ, ये दो Na है, दो Na के मॉलिक्यूल हैं, इसने दो दो हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक एक कर रहा है तो दो ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब दो ने जब दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड ने क्या किया, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। देखो जब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था तो फ्री रेडिकल बन रहा था, अब जब दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, कमी नहीं हुई किसी के पास भी, ये भाई दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो आर भी नेगेटिव हो गया और एक्स भी नेगेटिव हो गया। अब इस आर नेगेटिव ने जो आर एक्स का दूसरा मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड के, उस पे अटैक किया, और अटैक करके अल्केल अल्केन बॉन्ड बनाया और एक्स नेगेटिव को छोड़ दिया। तो ये दो पैरेलल मैकेनिज्म हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है बेटा, ठीक है। यही दो पैरेलल मैकेनिज्म है जो इसके लिए हम लोग पिक्चर में लाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, कि किस तरीके से वुड्स रिएक्शन का हेल्प करके हम लोग एल्कीन बना रहे हैं। बताओ एक बार जल्दी से, कंफर्म करो बेटा, क्लियर है ये चीज सबको? डन। चलो, अब ये सब तो लिख ही दोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको पास CH3Br दिया किसी ने और CH3CH2Br दिया, पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहीं पे मैं समझाने वाला हूँ कि वो ऑड नंबर ऑफ क्यों नहीं बनता। तुमने देखा होगा अभी तक जो भी एग्जांपल लिए हैं, या तो मैं 4 कार्बन का बना रहा हूँ ब्यूटेन, या 6 कार्बन का बना रहा हूँ हेक्सेन, या फिर मैं 8 का बनाऊंगा ऑक्टेन, कभी भी ऑड नंबर नहीं बनेगा। तुम कभी भी नहीं देखोगे कि प्रोपेन बन रहा है, तुम कभी भी नहीं देखोगे कि हेप्टेन बन रहा है, ठीक है, या पेंटेन बन रहा है, तो ऑड नंबर वाला नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है वही इस क्वेश्चन से समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने दो ऑड नंबर का लिया है ना, तो वही समझाना है आप लोगों को कि ये ऑड नंबर का क्यों नहीं बनता है, क्या दिक्कत आती है अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो, ठीक है। तो ऑड नंबर वाला ही आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझना है कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन के प्रिपरेशन में ये नॉट यूजफुल होता है, और क्यों यूजफुल नहीं होता उसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो बेटा जरा ध्यान से, जरा मान लो, अब दोनों मैकेनिज्म करा चुका हूं, उसको ध्यान में रख के बताना। मान लो कि मेरे पास ये दे रखा है इसने CH3Br, और एक दे रखा है 2Na, ले लेता हूं बीच में ही, और एक दे रखा है मॉलिक्यूल Br CH2CH3, ठीक है, Br CH2CH3, ठीक है जी। तो ये दो चीजें दे रखी हैं, एक बार दे रखा, एक दे रखा है CH3Br, और एक दे रखा है CH3CH2Br, मतलब एक दे रखा है ब्रोमोमीथेन और एक दे रखा है ब्रोमो इथेन, ठीक है, दो चीजें दे रखी है, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन, तो दो चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन। अब देखो होगा क्या बेटा, जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा ना, तो मेरे को तीन प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, तीन तीन। क्यों तीन मिलेंगे तुम अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि अब मैकेनिज्म समझ चुके हो। देखो, ये भी तो हो सकता है कि ये CH3Br जो है, ये CH3 का फ्री रेडिकल बनाए, और इसी का फ्री रेडिकल इसके साथ मिलके इथेन बना ले। मतलब देखो क्या क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है बेटा कि ये CH3Br जो था, CH3Br, ये दो सोडियम के साथ खुद ही रिएक्शन कर ले, और इसका एक और मॉलिक्यूल, ये दोनों मिल जाए, और दोनों मिलके क्या बना ले बेटा, 2Na बाहर, और CH3 और CH3 बना ले, मतलब इथेन बना ले। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बताओ जल्दी, है ना, कि CH3Br के ही दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके ये बना ले। दूसरी पॉसिबिलिटी तो ये भी है, क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी? दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास बिल्कुल साफ साफ ये भी दिखाई दे रही है कि ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल, कि CH3CH2 और Br है, इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, ठीक है, CH3CH2Br के, यानी Br CH2 और CH3, और ये क्या निकाल दे बाहर बेटा, और ये 2Na Br को बाहर निकाल दे,
और 2 NaBr बाहर निकाल के क्या बना ले, CH3, CH2, CH2 और CH3। ये भी तो है पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? बिल्कुल है। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है, CH3 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन बन जाए, है ना? तो ब्यूटेन की पॉसिबिलिटी भी है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये ब्यूटेन भी बन सकता है और यहाँ पे इथेन भी बन सकता है। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ऑड और इवन वाला अगर आपस में कंबाइन हो जाए। ऑड और इवन कहने का मतलब क्या है भाई? ऑड और इवन वाला आपस में कंबाइन हो जाए कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कुछ ऐसा बन जाए कि ये CH3 और ये Br है और यहाँ पे 2 Na है और ये आपस में मिल जाए, दैट इज Br CH2 और CH3 और बाहर क्या निकल जाए, 2 NaBr। तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, प्रोपेन। यानी एक्चुअल में तो तुम्हें बनाना था प्रोपेन ही, क्योंकि एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इससे मेन आइडिया तो तुम्हारा यही था कि प्रोपेन बन जाए। पर प्रोपेन बनाने के चक्कर में अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो तुम्हारा दो चीजें और बन रही है। बन रही है कि नहीं? बिल्कुल बन रही है। इस प्रोपेन बनाने के चक्कर में यहाँ पे इथेन भी बन गया और ब्यूटेन भी बन गया। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी ऑड नंबर के लिए वुड्स रिएक्शन यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। हम्म। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हम कभी भी इसको यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसका प्रिपरेशन? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ, ऑड नंबर ऑफ एल्केन। ये बात समझ आया कि नहीं? एक बार कंफर्म करो कि ऑड नंबर का एल्केन क्यों नहीं बनता इस मेथड से। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन का ऑड नंबर वुड्स रिएक्शन से क्यों नहीं बनता, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से बता दो एक बार। क्लियर हो गया सबको? नो? ओके। क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? ओके, एक बच्चे का नो आया है। एनीवन एल्स? देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से लगाओ और ध्यान से समझो इस चीज को कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑड नंबर बनाने के लिए यूजफुल नहीं होता है। अब नहीं होता है यूजफुल, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा चीज, ठीक है? क्या लॉजिक है ये कहने का कि ऑड नंबर के लिए यूजफुल नहीं होता है? मैंने ये बोला बेटा कि मान लो मेरे पास ये है CH3Cl और एक किसी ने दे दिया 2Na, वही एग्जांपल बता रहा हूं मैं। यहाँ पे किसी ने दे दिया Cl, CH2 और CH3, ठीक है? CL, CH2, CH3 और बोला कि आप बताओ क्या बनेगा जब हम इसको हीट करेंगे ड्राई ईथर के साथ, ठीक है? ड्राई ईथर के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, ठीक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो CH3Cl है, एक मोल भी अगर CH3Cl है तो आप पता है ना एक मोल के अंदर भी कितने सारे आइटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं CH3Cl के। एक मोल के अंदर भी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे आइटम्स और वो होंगे, होंगे ना? एक मोल के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। तो एक मोल के अंदर भी इतने सारे ये हमें देखने को मिलेंगे, है ना? चलो तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि हाँ भाई इतने सारे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? अब देखो, जब CH3Cl 2Na और ये रिएक्ट कर रहा है ClCH2CH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बोला है कि क्या होगा। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि CH3Cl का एक मोल है, इसके अंदर इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, तो CH3Cl का एक और मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन कर ले, सेम टू सेम मॉलिक्यूल, और ये वाली चीज बाहर निकल जाए, 2NaCl, बताया था अभी। तो क्या बन जाएगा एक प्रोडक्ट, CH3 और CH3, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी तो है कि इसी का एक मॉलिक्यूल और इसके साथ रिएक्शन कर ले, Cl, CH2 और CH3, और क्या बाहर निकल जाए, 2NaCl बाहर निकल जाए और ये क्या मिल जाए, CH3, CH2
CH2 और CH3। और तीसरी पॉसिबिलिटी वो है जो तुम सब सोच रहे हो कि यहाँ से 2NaCl निकल जाए और ये बन जाए CH3 और CH2 और CH3। डन। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है टोटल। अब समझ आया कि तीन तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं एक ही रिएक्शन में। और ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें बनाना प्रोपेन है, ये वाला हमारा एम ये था कि भाई हम प्रोपेन बनाए। लेकिन इस प्रोपेन बनाने के अलावा यहाँ पे ब्यूटेन और इथेन भी बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है। बात समझ रहे हो, जो कि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कभी भी ये हमारा यूजफुल नहीं होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी पूरी। समझ गए, हमेशा इवन नंबर, क्योंकि इवन में तो चक्कर नहीं है ना। अगर आपने सेम लिया है CH3 CH2Cl, यहाँ भी CH3 CH2Cl ले लिया, सेम सेम ले लिया, तो सेम सेम आपस में रिएक्ट करके वही बनाएगा बार बार। जितना भी बना दे, लेकिन बनाएगा तो बार बार वही ना, अगर सेम रहेगा तो। इसीलिए दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड कभी भी नहीं लेते हैं हम वुड्स रिएक्शन में, नहीं तो ऑड नंबर का एल्केन इस तरीके से प्रिपेयर होगा। ठीक है, चलो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी पता ही है तुम लोगों को, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि विच मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द वुड्स रिएक्शन। तो आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, एडिशन एलिमिनेशन और कंसंट्रेटेड। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे टेक्स प्लेस होता है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, तुम लोगों को लिए बता रहा हूँ कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड इल्ड बाय द वुड्स रिएक्शन। तो इसमें से आपको बताना है, तो एक बार तुम ट्राई करना, ये तो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो एक बार ट्राई करना तुम लोग कि इसमें से कितने हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जिनको गुड अमाउंट में बनाया जा सकता है वुड्स रिएक्शन से। तो वही देख लेना, जो इवन नंबर वाले बन रहे हो वही गुड अमाउंट में बनेंगे। तो आइसोपेंटेन है, आइसोब्यूटेन है, नियोपेंटेन है, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। तो इसमें से आप देखना एक बार कि कौन कौन है जिनको अच्छे से गुड अमाउंट में वुड्स रिएक्शन से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए है। अब देखो, आता है क्वेश्चन, व्हाई इज ड्राई ईथर यूज विथ सोडियम। कि ड्राई ईथर को हम यूज क्यों करते हैं सोडियम के साथ। यहाँ पे हमने सोडियम लिया है ना, तो सोडियम के साथ हम ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्यों नहीं उसको यूज किया, कोई सॉल्वेंट वगैरह इन सब चीजों को यूज नहीं किया। हम यहाँ पे ड्राई ईथर को क्यों यूज कर रहे हैं, ये आता है आपके पास प्रश्न एक छोटा सा, कि हम ड्राई ईथर को यहाँ पे क्यों यूज करते हैं। डन। तो बताओ भाई, ड्राई ईथर को हम क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा क्या। देखो, सिंपल सा, बिकॉज ड्यू टू देयर इनर्ट सॉल्वेंट नेचर। इसका जो सॉल्वेंट होता है ना, वो इनर्ट नेचर का होता है, रिएक्शन नहीं करता। और तुम सबको पता है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो अगर यहाँ पे वाटर वगैरह यूज करते तो एक्सप्लोसिव हो सकता है रिएक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे हम ड्राई ईथर को यूज करते हैं, क्योंकि वो एक इनर्ट सॉल्वेंट है और वो किसी के साथ भी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसको यूज करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे अपना ड्राई ईथर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आई गेस आप लोग को अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, व्हाट इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। तो पता लग गया इसका आंसर भी, वी गेट द मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर दो अलग अल्काइल हैलाइड अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे कि मुझे यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये। तो नेक्स्ट बोल रहा है ये कि नेक्स्ट मेथड पे आते हैं सीधा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो मेथड हो गए ऑलरेडी डिटेल में। तो अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, कि किस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके आप बनाते हो इनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो देखते हैं फटाफट क्या तरीका है भाई इसका बनाने का। तो सबसे पहला मेथड है इसमें डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड बाय द सोडा लाइम, है ना। यानी सोडा लाइम के द्वारा डी कार्बोक्सिलेशन होता है फैटी एसिड का। तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द फैटी एसिड बाय द सोडा। तो सबसे पहले ये सब है, कुछ पूछना है क्या तुम्हें, बताओ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क। नो, चलो।
सो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द फैटी एसिड बाय द सोडा लाइम। तो सबसे पहले भाई डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। नाम में छिपा हुआ है डी और कार्बोक्सिलेशन, है ना। डी और कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सी का मतलब होता है CO2 ग्रुप, है ना। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो कोई भी पूछे कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है तो सीधा बता देना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो, reduction in which the carboxylic acid loses CO2 or reagent used in this reaction are NaOH, that is also known as caustic soda, plus CaO, that is quicklime। तो दो तीन चीजें एकदम क्लियर कर देता हूँ। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब पता लग गया तुम लोगों को, और CO2 निकलेगा इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। और क्या रीजेंट यूज करने वाले हो, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, और क्विकलाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलो फटाफट प्रिपरेशन देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का एसिटिक एसिड CH3COH, और इसको जैसे ही ट्रीट किया CaO और NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, इस पूरे मिक्सचर जो है ना बेटा, NaOH और CaO, इन पूरे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो इनको एक नाम से जानते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम इनको बोलते हैं कंबाइनली। यानी कभी आपको ना CaO और NaOH नहीं दिखे और सिर्फ सोडा लाइम भी लिखा हो, तो समझ जाना कि वो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कॉस्टिक सोडा की बात कर रहा है। और क्या मिलेगा, तो सोडियम इथेनॉइट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सोडियम एथेनॉइट। तो सोडियम एथेनॉइट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होता है कि सबसे पहले एसिटिक एसिड लिया, उसको CaO और NaOH के साथ ट्रीट किया तो सोडियम एथेनॉइट मिल गया। अब इस सोडियम एथेनॉइट को NaOH के साथ ट्रीट करो तो देखो क्या क्या निकल रहा है, CO2 तो निकलना है, तो ये पूरा इतना निकल जाता है। ये पूरा, ये पूरा क्या दिख रहा है बताओगे, ये दिख रहा है Na2 और CO3 दिख रहा है ना। तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है, और CH4 मेरा एज अ मीथेन की तरह बन जाता है। मान लो एसिटिक एसिड की जगह अगर आप लोगों ने प्रोपेनोइक एसिड लिया होता, तो यहाँ पे सोडियम प्रोपेनेट बनता, यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड बनाता क्योंकि दो कार्बन था। यहाँ पे अगर आप तीन कार्बन लेते तो सोडियम प्रोपेनॉइड बनता। और फिर इस सोडियम प्रोपेनॉइड को जैसे ही आप ट्रीट करोगे CaO और NaOH के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इथेन और सोडियम कार्बोनेट। तो इथेन और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, तो हमारा बन गया इथेन, और एक क्या बन गया है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, तो सोडियम कार्बोनेट और इथेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलो अब देखो, ड्यूरिंग decarboxylation, alpha carbon acquire negative charge and more the stability of the carbon anion, faster will be the rate of decarboxylation। यानी इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसका एक मैकेनिज्म होता है जो अभी जरूरी नहीं है पूरा इतना मैकेनिज्म इसका भी करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेन मेन मैकेनिज्म कर लिए हैं। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन अब क्या हुआ भाई, तुम्हें पता है कि ये ग्रुप है, तो ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये COONA ग्रुप है ना, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये वाला जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे जैसे COONA और NaOH निकला Na2CO3, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। सो ये जो अल्फा कार्बन है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, और यही बोल रहा है कि अल्फा कार्बन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन अनाइन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि तुम्हें पता है ना नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आना। तो जितनी ज्यादा इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा फास्टर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। अब ये क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बाय द सोडा लाइम फॉर द गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको एक दे रखा है NO2 CH2 CONA, वो नेगेटिव वाला पॉइंट इसमें क्लियर होगा, ध्यान से समझना। यहाँ Cl, यहाँ कुछ नहीं लगाया, यहाँ CH3 या OCH3। अब मुझे ना दो तीन चीजें बताओ बेटा, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हमें पता है कि भाई बोला है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पे डिपेंड करता है कि भाई जो नेगेटिव आयन बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज है। यानी जितना ज्यादा वो अनायन स्टेबलाइज होगा उतना ही ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन होगा तेजी से। अब मुझे एक बात बताओ, ये मान लो CH2CONA तो सब में है, अब यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया ये वाला, तो ये अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये सब अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक है, मान लो एक एज्यूम बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यानी विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो खुद सोचो तुम्हारे सिर पे किसी ने एक टोकरी रख दी, इतनी बड़ी टोकरी रख दी, और अब तुम कब स्टेबल फील करोगे, जब उस टोकरी में रखा सामान कम होगा या कोई और लाके सामान उसके ऊपर रखता जाएगा, तो तुम्हें स्टेबिलिटी कब मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब जितना वजन तुम्हें दे रखा है सिर के ऊपर वो थोड़ा रिलीज हो जाए, कोई ले जाए उस वजन को, कम हो जाए वजन, उतना ज्यादा तुम स्टेबल रहोगे। अगर कोई और आके उसमें वजन रखने लग जाए तो तुम भी बोलोगे कि नहीं भाई ये तो दिक्कत है, तुम भी गिर जाओगे वहीं पे। तो यहाँ भी वही है कि एक तो खुद इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये सब है डोनेटिंग ग्रुप। मतलब डोनेटिंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन और देंगे। तो जब यार और देंगे और खुद ही नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी कि खराब होगी, खराबी तो होगी ना। और ये है विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ये उसके नेगेटिव चार्ज के वजन को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, मतलब ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और डोनेटिंग ग्रुप वाले स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो देखो क्या हो गया, वही जो जो मैंने बात बोली है वही सारी कहानी है कि इन ऑल दिस कंपाउंड अल्फा कार्बन इज अटैच्ड नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग एंड हेंस विल फॉर्म बेंजाइलिक anion which is stable. Now, more the withdrawing group attached to the benzene ring, higher will be the stability of the carbon anion. Withdrawing group क्योंकि खींच रहा है, hence faster will be the rate of reaction. So correct order of decarboxylation of soda lime is 1, 2, 3, 4 and 5. The order is because NO2 जो है, NO2 is a better electron withdrawing group whereas OCH3 is an electron donating group. तो ये सबको समझ आ गया क्या, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, इस पे तो कुछ है ही नहीं तो बीच में रख दिया, फिर ये और फिर ये ऑर्डर हो गया। तो जल्दी बताओ एक बार, ये चीज समझ आई कि नहीं तुम लोगों को। ठीक है, नो, अमन किशोर बोल रहा है नो। देखो बेटा, क्या बता रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो कार्बन अनायन बन रहा है नेगेटिव, ठीक है, ये कार्बन अनायन कितना स्टेबल है। कार्बन अनायन मतलब नेगेटिव जब होता है उसको कार्बन अनायन बोलते हैं। अब यहाँ पे लगे हैं विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ लगे हैं डोनेटिंग ग्रुप, ये दोनों है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये दोनों है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बीच वाला में ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचना। इनका काम है, इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ध्यान से समझना, ये जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसका से क्या समझ रहे हो तुम, क्या लॉजिक है, कि ये उसके वजन को कम कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज है बेचारे पे, तो उस नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं। और ये क्या है, और डोनेट किए जा रहे हैं, बेचारे पे खुद नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव दिए जा रहे हैं और नेगेटिव दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। और अभी अभी लास्ट में पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन पे। जितना कार्बो अनायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, इसीलिए ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब आई है होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, गुड। चलो बेटा, ये तो नेक्स्ट है बेटा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, Kolbe electrolysis method. So an aqueous solution of sodium salt of a carboxylic acid on electrolysis give an alkane containing an even number of carbon atom at the anode. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो aqueous solution होता है सोडियम सॉल्ट का of a carboxylic acid on electrolysis give an alkane containing an even number of carbon atom at anode. अब क्या होता है जनरल केमिकल रिएक्शन इसका, ठीक है, देखो, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या लिया है, सबसे पहले दो मॉलिक्यूल ले लिया, 2 RCONA का। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 2CH3COONA प्लस
H2O के साथ ट्रीट किया ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्या मिला? जैसे ही ट्रीट किया हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है भाई, कि ये मिलेगा, दो CH3 है ना, तो CH3 एल्केन बन जाएगा, और बाहर निकलेगा NaOH, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2CO2। तो ये पूरी रिएक्शन होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा तुम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दो जगह प्रोडक्ट मिलता है, एक एनोड पे और एक कैथोड पे, ठीक है। तो एनोड और कैथोड दो जगह प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, एनोड का प्रोडक्ट और कैथोड का प्रोडक्ट। तो देखते हैं एक बार क्या कहानी है इसकी। सो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एन एल्केन containing an even number of carbon atom at anode. Now, ध्यान से देखो, द जनरल केमिकल रिएक्शन क्या है इसका, तो जनरल केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, 2RCOONA प्लस H2। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है जो आपको यहाँ पे समझनी है, इसका मैकेनिज्म, किस में से कौन एनोड पे मिलेगा, कौन कैथोड पे मिलेगा। अब देखो, द रिएक्शन इज बिलीव टू अकर थ्रू द फॉलोइंग स्टेप, उन्हीं स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2RCONA टूटा 2RCOO नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव में। तो एक वर्ड याद रखना बेटा हमेशा, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, याद है आपको, नेगेटिव को बोलते हैं अनायन, क्या बोलते हैं, अनायन। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन, कैटायन। ठीक, याद करने का तरीका बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, ठीक है। अनायन हमेशा जाता है एनोड पे, ए से अनायन, ए से एनोड। कैटायन हमेशा जाता है कैथोड पे, सी से कैटायन, सी से कैथोड, ठीक है। तो अब देखो, ये अनायन क्या है, 2RCOO नेगेटिव, यानी ये रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पे, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। तो देखो किस तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ है, ये RCOO नेगेटिव प्लस RCOO नेगेटिव दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं मैं, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किए, तो जैसे ही अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किए, ये RCO का फ्री रेडिकल बन गया। अब इसमें से ये CO2 का फ्री रेडिकल निकला, ये दिख रहे हो CO2, ये CO2 निकल गया बेचारा। तो जब ये CO2 निकल गया तो R का फ्री रेडिकल बन गया, ये R का दो फ्री रेडिकल देखने को मिला, जो कि R और R बन के एल्केन बन के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ, तो कैथोड पे है Na तो है ही। अब कैथोड पे Na के अलावा ना H2O भी होता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो एक इलेक्ट्रोलिसिस में ना आगे आने वाले सब्जेक्ट टॉपिक्स में पढ़ोगे, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पूरा, उसमें अंदर पढ़ते हैं कि अब कैथोड पे जैसे Na भी जा सकता है और H2O भी है वहां पे। तो वहां पे देखते हैं कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो वाटर भी इसमें रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे वाटर और सोडियम में वाटर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होने के चलते ये जीत गया। तो अब ये देखो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके OH नेगेटिव और H नेगेटिव बनाता है, जो कि दो H नेगेटिव मिलके 2H नेगेटिव हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को इसका मैकेनिज्म में, तो अगर मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो ये स्टेप याद रख लेना कि एनोड पे क्या मिला, कैथोड पे क्या मिला। यानी इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे, जबकि ये CH3 कहाँ मिल रहा है, ये हम लोगों को मिल रहा है एनोड पे, ठीक है। यानी ऑन यूजिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड अ मिक्सचर्स ऑफ थ्री एल्केन इज ऑब्टेन्ड, ठीक। नाउ फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं CH3CONA लेता और फिनाइल CH2CONA लेता, अलग अलग लेता, देन विल ऑब्टेन द मिक्सचर्स ऑफ एल्केन। तो यहाँ भी वही वुड्स रिएक्शन की तरह मिक्सचर्स मतलब अलग अलग एल्केन का मिक्सचर देखने को मिलता, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे पूरा हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन से शुरू करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कवर कर लिया एल्केन का। तो वही चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। पहला हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, उसके बाद से किया था जिंक क्लोराइड और रूट्स रिएक्शन, उसके बाद से हमने किया है डीकार्बोक्सिलेशन को, ठीक है, और लास्ट में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, और फिर उस क्लास में हम लोग इसका पूरा आगे का जो भी है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर ऑल।